आई 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 आवाज आई। हाँ, तो हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या रीजन था कि जिसकी वजह से ये जो अंग्रेज से उनकी लड़ाई राजाओं और नवाबों के साथ हुई, रीजन क्या था? सर वो लोग चुकाने को नहीं तैयार थे। सर वो लोग भारत में आए और किलेबंदी करने लगे। करवा रहे हैं। अच्छा, सीधे किलेबंदी करने लगेंगे? किलेबंदी की जरूरत सर क्यों पड़ेगी? पहले तो नहीं थे। सर जो बंगाल के नवाबों का मानना था कि जब वो शुरू आए थे तो हमारे यहाँ छोटी सी जमीन में रह के केवल फैक्ट्री बनाने की मांग करने लगे थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ रह के किले तैयार कर लिए, उसमें तोपे तैनात कर दिए। क्यों जरूरत क्यों पड़ी किला बनाने की? क्या जरूरत पड़ी किला बनाने की? व्यापारी थे। क्योंकि सर सुनो, व्यापारी थे तो फिर किला बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बंदूकों की जरूरत क्यों पड़ी? सैनिकों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर व्यापार में कंपटीशन था सर, एक दूसरे का माल सर लूटने लग गया था। यस यस यस, पकड़ा। ठीक है, तो जो व्यापारी और भी कंपनियां थी वो क्या कर रही थी? कंपटीशन, सबको एक ही जैसा सामान चाहिए था, तो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए, कंपटीशन खत्म करने के लिए क्या किया? एक दूसरे का नुकसान करने लगे, एक दूसरे के जहाजों को लूटने लगे, है ना, सामान को लूटने लगे, जहाजों को डुबाने लगे। इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए सैनिक लाए गए, इसीलिए हथियार लाए गए, इसीलिए किलेबंदी की गई। क्लियर हो गया? अब ये किलेबंदी किस पर अच्छी नहीं लगेगी? राजाओं और नवाबों को अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्योंकि उनके इलाके में ही किलेबंदी हो रही है। यस तो वो कैसे पसंद करेंगे इस बात को? यस सर, वो विरोध करेंगे। वो विरोध करेंगे, इसीलिए लड़ाई होगी। तो पहली लड़ाई हमने देखी प्लासी की लड़ाई। क्या हुआ था प्लासी की लड़ाई में? बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो मना कर रहे थे किलेबंदी ना करने के लिए, और इधर अंग्रेज क्या कर रहे थे? षड्यंत्र रच रहे थे। इन दो लोगों को अपनी तरफ मिलाया, मीर जाफर और जाफर को। और एक और व्यक्ति का नाम हमने बताया था सर, एक सेठ थे, अमानी सेठ का कुछ नाम था। अमानी कौन नाम था जी? सर इसको याद है? मीर कासिम। गलत जवाब। सर सेठ हमीर चंद। एक अमीर चंद थे। अमीर चंद, अमीर नहीं था, अमीर चंद। यस सर, सेठ अमीर चंद थे, और सबसे बड़े सेठ थे, धन्ना सेठ थे जिसको कहते थे। तो बहुत पैसा था, बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारी था वो। एक वो था और एक था मीर जाफर। ठीक है। हाँ, तो फिर जब लड़ाई हुई तब क्या हुआ? वो लोग मिल गए थे। उसके कुछ सैनिक जो है वो लड़ गए थे। फिर क्या हुआ? युद्ध हार गए, भागने लगे तो पकड़े गए तो उनको मार दिया गया। और उसके बाद किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। फिर आगे की कहानी क्या थी? अब भाई जो नवाब होता है उसको भाई अपनी इज्जत भी तो प्यारी होती है, उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि जनता को भी लगे कि भैया ये नवाब है। तो अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको हटा देंगे। फिर कौन नवाब बनेगा? सर मीर कासिम बनेगा। फिर मीर कासिम भी यही काम करेगा, है ना? सर मीर जाफर बनेगा। फिर मीर जाफर बनेगा सर। अरे पहले सुनो भाई, मीर कासिम के साथ लड़ाई होगी। यस सर बक्सर। अब देखो, ये पहली जो विजय थी, यानी बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि षड्यंत्र करके जीते हैं, लड़ाई करके नहीं जीते हैं। यस सर। तो जो सैनिक ताकत है वो अभी स्थापित नहीं हुई है अंग्रेजों की। लेकिन जो बक्सर की लड़ाई होगी 1764 में, ये कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? 1757 में। 1757 में बेटा, 1757 में। तो ये लड़ाई जो थी ये तो षड्यंत्र करके जीती। लेकिन दूसरी वाली जो लड़ाई होगी बक्सर की लड़ाई, उसमें तीन लोगों की संयुक्त सेनाएं थी। एक तरफ मीर कासिम है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला है, और मुगल बादशाह है। यस सर। और मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह कौन?
मुगल बादशाह सर शाह आलम, ठीक है, बहादुर शाह आलम। शाह आलम थे, शाह आलम सेकंड, ठीक है। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज हरा देंगे, समझे। फिर बंगाल की दीवानी मिल जाएगी हमको, यस ठीक है। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। हमने ये आपको ये नहीं बताया था कि बक्सर की लड़ाई में कौन से 3 लोगों की संयुक्त सेनाओं को हराया। ये जो लड़ाई थी बक्सर की लड़ाई, ये महत्वपूर्ण लड़ाई है। तो महत्वपूर्ण लड़ाई है क्योंकि सर इसमें हराया गया था। सर खुले रूप 3 की लोगों की लड़ाई हुई थी संयुक्त बिना सेनाओं को षड्यंत्र हराया किसी। है, यस ठीक है। सर। 3 लोगों की, वो भी 3 लोगों की संयुक्त सेनाएं, यस इससे सर। ये लड़ाई महत्वपूर्ण हो जाती है। और Yes, यहीं sir. से जो है भारत विजय का अभियान जो है वो शुरू हो जाता है अंग्रेजों का। चलिए हम चैप्टर में वापस आएंगे। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। हम बात करेंगे अब कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो ये था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। तो पहली बात ये हो गई, नवाब का क्या अर्थ होता है कि इसके पास क्या है? सत्ता है और ताकत है। दूसरा मतलब ये है कि बहुत विलासिता पूर्ण हो, यानी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लग्जरी, जिसको कहते हैं ना लग्जरी, शान और शौकत, ऐशो आराम के साथ जीवन व्यतीत करना। तो इसका एक मतलब ये भी होता है। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के 80 नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर दी थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास यानी अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। जब भारत आए थे तो क्लाइव की जो एज थी वो 18 ईयर्स थी। और 1764 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद तो हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। 4 लाख से अधिक पाउंड, यानी ये बहुत बड़ी रकम है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। तो जब ये वापस जाएंगे तब इनके ऊपर जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा भ्रष्टाचार के लिए। क्यों भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चलाया जाएगा? क्योंकि जब भारत आए थे तब ये खाली हाथ थे, कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन जब वापस गए तो धन्ना पेट बन गए, है ना, इतनी अकूत संपत्ति के मालिक हो गए। तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इनको सफाई देनी पड़ी संसद में। तो जो कार्रवाई हुई उसमें ये निर्दोष साबित हुए, लेकिन इतना कुछ हुआ था तो इसके चलते इन्होंने आत्महत्या करनी मर गए। सरकार को उनकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। अब क्लाइव की तरह सारे अधिकारी जो थे, जो इंग्लैंड से भारत आए थे, वो अमीर नहीं बन पाए। उसका कारण ये था कि भारत की जलवायु जो है वो इंग्लैंड की जलवायु से बहुत अलग है, और जलवायु अलग होने के कारण बहुत बार भी क्या होता था, ये लोग बीमारी का शिकार हो जाते थे और मर जाते थे। और दूसरा कारण ये है कि बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई, अनेक अधिकारी और सैनिक जो थे वो उन लड़ाइयों में भी मारे गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते भी धन दौलत लेकर वापस लौट गए
उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, नवाब। अब अंग्रेज है तो वो हिंदी के शब्दों का सही तरह से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं है ये। तो इसी तरीके से जैसे कानपुर है शब्द एक हिंदी में, तो कानपुर को क्या कहते थे पता है? कानपुर। और स्पेलिंग क्या है उसकी? CAWNPORE। कानपुर में बहुत सारी जगह ये लिखा हुआ भी अभी भी मिल जाएगा। तो कानपुर को आप प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते थे तो कहते थे कानपुर, ठीक है। ऐसे ही नवाब शब्द को क्या कहते हैं? नवाब, ठीक है। तो ये नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण है। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब बात करेंगे कंपनी के चलते शासन के बारे में कि कंपनी ने अपना शासन किस प्रकार चलाया। तो दो लड़ाइयां हमने अभी पढ़ी हैं। एक तो हमने प्लासी की लड़ाई देखी, फिर बक्सर की लड़ाई देखेंगे हम। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। इसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। तो मतलब ऐसा नहीं था कि अंग्रेज जो है वो कहीं पे भी जाते थे और हमला कर देते थे और उस इलाके पर कब्जा कर लेते थे, नहीं। सीधे उन्होंने सैनिक हमले बहुत कम किए। किसका इस्तेमाल करते थे? कूटनीति का, राजनीति का, आर्थिक स्थितियों का इस्तेमाल करते थे। उस इलाके पर पहले अपना दबदबा बनाते थे और फिर उसके बाद उस पर कब्जा कर लेते थे। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। अब ये जो शब्द आया है अभी, ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति, ये पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। जो रेजिडेंट है वो क्या है? पद है। ये कौन होते थे? अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज लोग होते थे। इनको कहाँ तैनात किया जाता था? राजा के दरबार में या नवाब के दरबार में। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। तो रेजिडेंट कौन है? राजनीतिक है और व्यावसायिक प्रतिनिधि है। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। तो ये देखिए, ये आंतरिक जो भी चीजें घट रही है कि व्यापार किसके साथ होगा, कितना व्यापार होगा, अगला राजा कौन बनेगा, ये सभी मामले रेजिडेंट तय करने लगे। यानी रेजिडेंट जो था, है ना, राजा से भी ऊपर हो गया। वो इतना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हो गया कि वही सारी चीजें तय करने लगा। कई बार कंपनियों ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब ये सहायक संधि क्या है, इसको समझ लीजिए। सहायक संधि जो है एक प्रकार का समझौता है जो राजा और अंग्रेजों के मध्य होता है। अब इस समझौते की मुख्य बातें क्या है? पहली बात, राजा अपनी सेना नहीं रख सकता, अपनी स्वतंत्र सेना वो नहीं रख सकता। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले लेगा? कंपनी ले लेगी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब भी कंपनी की बात हो तो बस समझ कंपनी की बात हो रही है, जब तक नाम ना बताया जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझेंगे। पहली बात, राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता। दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात हो गई कि जो है कंपनी अब राजा और उसके राज्य की सुरक्षा करेगी। तीसरी बात, कंपनी जो सेना सुरक्षा के लिए राजा को देगी उसका खर्चा राजा को उठाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी खर्चा आएगा सेना पर वो राजा को देना पड़ेगा। और चौथी बात, यदि राजा पैसा देने में असमर्थ हुआ या समय पर पैसा नहीं दे पाया तो